फ्रेंड्स, मैं रुक्मणी पब्लिकेशन की द प्लेटफॉर्म बुक सॉल्व कराने जा रहा हूँ। ये फिजिक्स की तीसरी वीडियो है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, किसी झील में एक पत्थर फेंकने पर जैसे जैसे वह जल में नीचे डूबता जाता है तो उस पर उत्प्लावन बल, यानी कि जब हम किसी झील पर एक पत्थर फेंकते हैं तो वह जल में नीचे डूबता जाता है, उस पर उत्प्लावन बल जो होता है वो एक समान बना रहता है। ठीक है। और हमारा अगला क्वेश्चन है, पारे की दो बूंदों को संपर्क में लाने पर वे मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती हैं, इसका कारण क्या है? यानी कि जब पारे की दो बूंदों को एक साथ लाया जाता है तो वो मिलकर बड़ी बूंदें बना लेती हैं, इसका क्या कारण है? इसका कारण है न्यूनतम पृष्ठीय क्षेत्रफल बनाए रखना। ओके, न्यूनतम पृष्ठीय क्षेत्रफल बनाए रखना। और हमारा अगला क्वेश्चन है, कांच की स्वच्छ प्लेट पर जल डालने पर वह पतली परत के रूप में फैल जाता है, जबकि पारा डालने पर वह गोली बूंद के रूप में बना रहता है, इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? इसका कारण है कांच के साथ पारे के आसंजन की अपेक्षा जल का संसंजन अधिक है। ओके। और हमारा अगला क्वेश्चन है 34 नंबर, क्रिकेट की घूमती गेंद का वायु में इधर उधर उछाल निम्नलिखित आधार के अनुसार स्पष्ट किया जा सकता है, तो किसके द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है? बर्नौली प्रमेय के द्वारा। ओके। और हमारा अगला क्वेश्चन है, रेलवे प्लेटफॉर्म के किनारे पर खड़े युवक के सामने तेज गति से रेलगाड़ी के गुजरने पर युवक में क्या होता है? गाड़ी की ओर गिर पड़ता है। क्या होता है? सी नंबर से गाड़ी की ओर गिर पड़ता है। और हमारा अगला क्वेश्चन है, बूम से टकराकर फुटबॉल ऊपर उछलती है क्योंकि यह रबड़ की बनी होती है, या किस रबड़ की बनी होती है, ऐसा कुछ पूछ रहा है इसमें। ठीक है। तो भूमि से टकराकर जो गेंद होती है वो ऐसा उसके अपने प्रत्यास्थ गुण के कारण वह ऊपर की ओर उछलती है। तो किसके कारण ऊपर उछलती है? अपने प्रत्यास्थ गुण के कारण। ओके। और हमारा अगला क्वेश्चन है 37 नंबर, क्या कह रहा है, एक वृत्ताकार धातु की प्लेट को जिसके केंद्र में एक वृत्ताकार छेद हो, गर्म करने से छेद का जो व्यास होता है उसमें क्या होता है? छेद का व्यास जो होता है वो बढ़ जाता है। ओके। और हमारा अगला क्वेश्चन है 38 नंबर, क्या कह रहा है, कांच के फ्लास्क में भरे द्रव के द्रव्यमान को गर्म करने पर, यानी कि कांच के फ्लास्क में भरे द्रव के द्रव्यमान को गर्म करने पर क्या होता है? फ्लास्क में द्रव का तल पहले कुछ गिरेगा, उसके बाद बढ़ना प्रारंभ करेगा। ओके। और हमारा अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, एक जल भरे बीकर में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है, बर्फ के पिघलने पर बीकर में जल का जो तल होगा वो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वो जो है वो पूर्ववत ही बना रहेगा। ठीक है। बर्फ के पिघलने के बाद ही जल पूर्ववत बना ही रहेगा। ओके। और हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 40 नंबर, देखते हैं, किसी झील की बर्फ जमी सतह का ताप -15 डिग्री सेल्सियस हो तो इसके ठीक नीचे झील में जल बर्फ के संपर्क की जल सतह का ताप क्या होगा? तो कितना रहेगा? उसका टेम्परेचर रहेगा 0 डिग्री सेल्सियस। ओके। और हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 41 नंबर, देखते हैं कि बर्फ जमी झील के अंदर मछलियां जीवित रहती हैं क्योंकि, यानी कि जो ऊपर से बर्फ जम जाती है लेकिन नीचे फिर भी मछलियां जीवित रहती हैं, किस कारण से जीवित रहती हैं? तो झील की तली पर जल नहीं जम पाता है, यानी कि झील ऊपर से तो पानी जम जाता है लेकिन उसकी तली पर पानी जो होता है वो नहीं जम पाता है। ठीक है, इसलिए मछलियां जीवित रहती हैं। और हमारा अगला क्वेश्चन है 42 नंबर, देखते हैं, क्या होता है जब जल को 8 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक किया जाए? यानी कि जब जल को 8 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक किया जाता है तो क्या होता है? जल का आयतन 4 डिग्री सेल्सियस तक कम होता है और तब बढ़ता है, यानी कि पहले कम होता है 4 डिग्री सेल्सियस तक और उसके बाद बढ़ता है। ठीक है। और हमारा अगला क्वेश्चन है 43 नंबर, क्या कह रहा है, निम्नलिखित द्रवों में से ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है, यानी कि ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? तो जल है या ईथर है, पारा है, अल्कोहल है? तो पारा जो है सबसे अच्छा चालक है ऊष्मा का। ओके। अगला देखते हैं 44 नंबर, क्या कह रहा है कि पायरेक्स के बने गिलास में गर्म पानी डालने पर वह नहीं चटकता है क्योंकि पायरेक्स के बने गिलास में गर्म पानी डालने पर भी वह नहीं चिटकता है। ठीक है, क्यों नहीं चिटकता ये पूछ रहा है। तो गर्म करने से अधिक प्रसारित नहीं होता, यानी कि जो
पायरेक्स का कांच होता है वो गर्म करने पर अधिक प्रसारित नहीं होता है। ओके, तो हमारा अगला क्वेश्चन है 45 नंबर। क्या कह रहा है? रेफ्रिजरेटर का प्रतिप्रशीतित्र यानी कि फ्रीजर उसमें सबसे ऊपर लगाया जाता है, क्यों? यानी कि फ्रीजर सबसे ऊपर क्यों लगाया जाता है, आप बता सकते हैं। तो इसका आंसर कौन सा सही होगा? इसका आंसर सही होगा सी नंबर, जिससे यह संवहन धारा के समुचित प्रवाह से सारे भीतरी भाग को ठंडा कर सके। ठीक है, इसीलिए ये फ्रीजर ऊपर लगाया जाता है। 46 नंबर हो कौन सा है? 46 नंबर में क्या कह रहा है, देखते हैं। निर्वातित विद्युत बल्ब के तनु से कांच आवरण तक ऊष्मा संचरण किस प्रक्रिया से होता है? यानी कि ऊष्मा संचरण किस प्रक्रिया से होता है? तो विकिरण के द्वारा होता है। ठीक है, और हमारा अगला क्वेश्चन है 47 नंबर। धातु से बने 4 गिलासों में गर्म कॉफ़ी एक साथ डाली जाती है। चारों गिलासों पर बाहर की ओर भिन्न भिन्न पेंट होता है। कुछ समय बाद कॉफ़ी उस गिलास में सबसे ठंडी होगी जिसका पेंट, यानी कि कॉफ़ी किस गिलास की सबसे जल्दी ठंडी होगी? जिसका पेंट अपरिष्कृत काला होगा। ठीक है, और हमारा अगला क्वेश्चन है 48 नंबर। क्या कह रहा है? अगर गर्म कॉफ़ी के प्याले को, यानी कि अगर गर्म कॉफ़ी के प्याले को कमरे में धातु की मेज पर रखा जाए तो किसी निम्नलिखित तरीके से उसका ऊष्मा नष्ट होगी। किस निम्नलिखित तरीके से उसकी ऊष्मा नष्ट होगी? तो किस प्रकार से उसकी ऊष्मा जो होगी वो नष्ट होगी? चालन, संवहन, विकिरण और वाष्पन। ठीक है, इन चारों विधियों के द्वारा उसकी ऊष्मा जो होगी वो नष्ट होगी। ठीक है, अब चालन किसे कहते हैं? चालन किसे कहते हैं? इस विधि में ऊष्मा माध्यम के गर्म स्थानों से ठंडे स्थानों की ओर संचारित होती है। माध्यम के प्रत्येक कण अपने अगले कण को ऊष्मा स्थानांतरित करते हैं। ठोसों एवं पारों में ऊष्मा का संचरण केवल चालन विधि द्वारा ही होता है। यानी कि ठोस में और पारे में जब ऊष्मा का संचरण होता है तो केवल चालन विधि द्वारा ही होता है। अब संवहन किसे कहते हैं? तरल के कण गर्म भाग से ऊष्मा लेकर एवं स्वयं हल्के होकर ऊपर तथा ऊपर वाला ठंडा भाग नीचे आ जाते हैं। यानी कि गर्म होकर के गर्म वाला भाग ऊपर चला जाता है, ठंडा वाला भाग नीचे आ जाता है। इसे कहते हैं संवहन। ठीक है, बिजली के बल्बों में निष्क्रिय गैसों का भरा जाना। ठीक है, अब देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? 50 नंबर में क्या कह रहा है? एक प्याले में चाय 90 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस तक ठीक 1 मिनट में ठंडी होती है, तो 70 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में लगने वाला समय क्या होगा? तो कितना समय लगेगा? 1 मिनट से अधिक लगेगा। ओके, हमारा अगला क्वेश्चन है 50 नंबर। क्या कह रहा है? किसी द्रव की वाष्पन दर उपरोक्त सभी पर निर्भर करती है। मतलब जो किसी द्रव की वाष्पन दर होती है वो द्रव के तापमान पर निर्भर भी करती है, टेम्परेचर पर भी निर्भर करती है, चारों ओर के वायु के ताप पर भी निर्भर करती है। ठीक है, द्रव की सतह के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करती है। हाँ, ये भी ठीक है, अर्थात इसके चारों सही है, अर्थात उपरोक्त सभी सही है। ठीक है, और देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। मिट्टी के बने घड़े में भरा जल ठंडा हो जाता है क्योंकि, यानी कि मिट्टी के बने जो घड़े होते हैं उसमें जो भरा जल होता है वो ठंडा क्यों हो जाता है? मिट्टी के बर्तन में जो जल भर के रखते हैं वो ठंडा क्यों होता है? किस कारण से ठंडा होता है? तो घड़े के छिद्रों से जल बाहर आकर वाष्पित होता है। यानी कि जो घड़े में छिद्र होते हैं उसी से जल बाहर जो होता है वो वाष्पित होता रहता है, इसीलिए घड़ा में भरा जल ठंडा हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 52 नंबर। क्या कहता है? ग्रीष्म ऋतु में बिजली के पंखे के नीचे बैठने पर हमें सुख प्राप्त होता है क्योंकि पंखा, अब गर्मी में हम बिजली के पंखे के नीचे बैठते हैं तो जो पसीना निकला रहता है वो सूख जाता है और हमें बहुत अच्छा लगता है। तो किस कारण से होता है? तो किस कारण से होता है आपको बताना है। कि हमारे चारों ओर की हवा में गति लाकर शरीर के पसीने के वाष्पन में वृद्धि कर देता है। ठीक है, इसी कारण से हमें सुख की प्राप्ति होती है। अगर हमारा अगला क्वेश्चन है 53 नंबर। क्या कह रहा है? देखते हैं। हमें अधिकतम पसीना तब आता है जब वायु का, हमें अधिकतम पसीना कब आता है? हमें जब तापमान अधिक हो और आर्द्र कम हो। मतलब कि बी नंबर सही है, तापमान अधिक हो और वह आर्द्र हो। ठीक है, तो क्या होता है? हमें पसीना अधिक आता है। और हमारा अगला क्वेश्चन है 54 नंबर। तालाब में ऊपरी सतह पर जल गर्म दिनों में भी ठंडा रहता है क्योंकि, तालाब की ऊपरी सतह पर जो जल होता है वो ठंडा क्यों रहता है? इसका क्या कारण है? इसका कारण है सतह का जल वाष्पित होता है
और परिणाम स्वरूप ठंडा हो जाता है। ठीक है, और हमारा अगला इसका क्वेश्चन है 55 नंबर। वायुमंडल द्वारा ग्रहण जल वाष्प की मात्रा वायु के ताप यानी वायुमंडल द्वारा ग्रहण जो जल होता है वाष्प की मात्रा के वायु ताप किस पर निर्भर करता है? तो ये किस पर निर्भर करता है? इनकी ताप में वृद्धि के साथ बढ़ सकती है। वायुमंडल द्वारा ग्रहण जल वाष्प की मात्रा वायु के ताप में वृद्धि के साथ बढ़ सकती है। ओके, और हमारा 56 नंबर क्वेश्चन है, आर्द्रता मापी यंत्र की सहायता से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? यानी कि आर्द्रता मापी से किसका मापन किया जाता है? तो किसका मापन किया जाता है? अपेक्षिक आर्द्रता मापा जाता है। ठीक है, अपेक्षिक आर्द्रता मापा जाता है आर्द्रता मापी से। ओके, और हमारा अगला क्वेश्चन है 57 नंबर। जल का क्वथनांक। जल का जो क्वथनांक होता है वो जल का क्वथनांक वायुमंडलीय दाब पर निर्भर होता है। यानी कि किस पर निर्भर करता है? तो जल का जो क्वथनांक होता है वो वायुमंडलीय दाब पर निर्भर होता है। ओके, और हमारा अगला क्वेश्चन है 58 नंबर। निम्नलिखित में से किससे ऊर्जा सीधे ही प्राप्त होती है? यानी कि इन चारों में से किस में से ऊर्जा सीधे प्राप्त होती है? तो किससे प्राप्त होती है? सूर्य से। ओके, और हमारा अगला क्वेश्चन है 59 नंबर। प्रकाश की तरंग ध्वनि तरंगों से इस प्रकार भिन्न है कि, यानी कि प्रकाश की तरंग ध्वनि की तरंग से किस प्रकार भिन्न है? तो प्रकाश की तरंग विद्युत चुंबकीय है किंतु ध्वनि तरंगे नहीं हैं। ठीक है, और हमारा अगला क्वेश्चन है 60 नंबर। क्या करें? निम्नलिखित में से किसकी विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरंग दैर्ध्य सबसे लंबी होती है? यानी किस विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरंग दैर्ध्य जो होती है वो सबसे लंबी होती है? तो किसकी होती है? अवरक्त किरण की। ठीक है, अवरक्त जो होती हैं इंफ्रारेड, इसकी जो है तरंग दैर्ध्य जो होती है वो सबसे लंबी होती है। ठीक है दोस्तों, तुम्हारे क्वेश्चन खत्म होते हैं, तो आप इस सीरीज को कंप्लीट कर लीजिए और इससे बाहर क्वेश्चन कोई नहीं आएगा। अगर आप टी की तैयारी कर रहे हैं, एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है।